इतने दिन गाँव कैसे गया था? पढ़ाई नहीं कर कैसे? कौन सा गाँव? बैल के पास? मीठी मतानी मोरका? नहीं खुल रहा ना? हाँ, फ्यूल वाला वो हो गया, फ्रेश ही नहीं हो रहा वो। कोई बात। ठीक है भाई, गुड नून एवरीवन। फटाफट लाइव आ जाइए सारे स्टूडेंट्स। लिंक ऐप पे डाल दिया गया है, एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दो भाई। एक बार कमेंट सेक्शन में जो बच्चे जुड़ गए हैं ऑडियो वीडियो चेक करिए अपना। सुमन शर्मा गुड नून, सचिन बोरा गुड नून, सभी को गुड नून भाई। योगेश, हरपाल, फटाफट जब तक सारे बच्चे जुड़ते हैं किसी बच्चे को लास्ट सेशन में नरेशन का चैप्टर हुआ था, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस भेजे हैं आपको प्रॉब्लम सेशन के, वो मैं 25-25 क्वेश्चन करके 2 या 3 दिन में सारे पूरे कर दूंगी। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स अब तक हो रखी हैं, पाइलअप हो गई थी, उनको मैं सोल्व करती जाऊंगी। ठीक है, आज मैं टॉपिक नया शुरू कर दूंगी। ठीक है, 4-5 बच्चे ही कैसे जुड़े हैं भाई, फ़ोन भी नहीं है लिंक शेयर। 2-4 मिनट में वेट करती हूँ जब तक सारे बच्चे आते हैं। ठीक है, वहाँ से ऐप डाल रखा है आपने फ़ोन में? ऐप करियर बूस्टर वाला? फिर आपने मेरा कोर्स परचेज नहीं कर रखा हो। आप ग्रुप में डाल दो, क्योंकि बाकी बच्चे भी जुड़े ही नहीं देखो, क्योंकि वो ग्रुप में वेट कर रहे होंगे ना। लिसन टू मी, ग्रुप में यूँ लिख दो, सुनो क्या नाम है, ग्रुप में ये लिख दो कि बच्चों आ जाओ, ऐप पे जो लिंक मिला है ना वो ओपन करो और आ जाओ, ऐसे लिख। हुँ? अच्छा, चलो आ रहे हैं अभी बच्चे। हाँ जी, गोपाल नाम से जो आईडी है, गुड नून भाई, जुड़ते जाओ फटाफट अभी। गर्ल्स वाले ग्रुप में वो सिर्फ मेरे पास ही है।
फ़ोन के बिना काम इतना ज़रूरी हो गया ना, पार्ट ऑफ। वो बटन प्रेस ही क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वही है, बटन से होती है। मैंने ऑन करके भी ट्राई की, तूने ऑफ करके की? अरे विपिन, आज मेरे पास फ़ोन नहीं है भाई, इसलिए नहीं बता पाई। विपिन, इसलिए ग्रुप में मैसेज नहीं छोड़ पाई मैं, और इसीलिए देखो बच्चे अभी जुड़ ही नहीं पा रहे, क्या बात है। क्या? कोई नहीं, बाद में देख लेंगे बच्चे, अभी मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है ना। आज मेरे पास एक्चुअली फ़ोन नहीं है बच्चों, इसलिए मैं ग्रुप में नहीं डाल पाई, ठीक है। चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। और जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रोज़ लेती रहूँगी आपकी पीछे वाली, ठीक है। और एक अच्छा सा टॉपिक शुरू कर रही हूँ, जो बहुत छोटा सा टॉपिक भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नवंबर वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है बच्चे, दैट इज़ कंजंक्शन। पढ़ लो बच्चों, बाद में हो जाएगा एडजस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन का किसी किताबों में आपको नाम मिलेगा कनेक्टर, या फिर एक शब्द मिलेगा लिंकर, ठीक है। कनेक्टर कहें या फिर हम कहें इसको लिंकर। हरपाल, एक बार पूनम को मैसेज कर दो कि वो ग्रुप में डाल दे कि क्लास स्टार्ट हो गई है। हरपाल के पास पूनम का नंबर है, पूनम को मैसेज कर दो कि वो ग्रुप में डाल दे, लड़कियों वाले ग्रुप में, ठीक है। हाँ, हरपाल सुन रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है। इसको हम कंजंक्शन कहते हैं, या लिंकर कहते हैं, या कनेक्टर कहते हैं। कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, यानी कि ये फेविकोल का काम करेगा, ठीक है। जैसे हम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को जोड़ते हैं, वैसे ही ये जोड़ बनाने का काम करेगा। अब ये जोड़ेगा किसको बच्चों? या तो ये दो नाउन को जोड़ सकता है, ये दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, ये दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, ये दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। मतलब ये कहीं ना कहीं जोड़ बनाएगा, ठीक है। और जोड़ बनाने का जो काम करेगा वो हमारा क्या होता है? लिंकर या फिर कंजंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप्स की बात नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि टाइप्स आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है या फिर ये कौन सी कंजंक्शन है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है समझनी, वो ये है कि कुछ कंजंक्शंस अकेले यूज होते हैं और कुछ जोड़े में यूज होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम में एरर ये आती है कि भाई जोड़ा ठीक बनना चाहिए। जैसे ईदर के साथ और लगता है, वो नोर लगा देगा, आप देखते ही एरर निकालोगे। नो सूनर देन को लेता है, वो वहां पर वेन का यूज करेगा, काफी इंपॉर्टेंट एरर बन जाती है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको जोड़े पता होने चाहिए। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके स्ट्रक्चर की एरर, कि आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली आप जोड़ क्या रहे हैं। आप दो नाउन को जोड़ रहे हो, दो एक्शंस को जोड़ रहे हो, दो प्रोनाउन को जोड़ रहे हो, या क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करोगे तो ये आपका बन जाएगा। आपको पूरी जो थ्योरी पढ़नी है वो इसी की पढ़नी है। 2-2.5 क्लासेस का ये पूरा हमारा टॉपिक है, उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। रिंकू, आज मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसीलिए मैं लिंक शेयर नहीं कर पाई आपसे। एप्लीकेशन पे लिंक है आपका, अनाउंसमेंट के कॉलम में जा करके रोज आपको नई क्लास का लिंक मिलता है, जो आज भी है वहाँ पर, ठीक है। तो आप उसके थ्रू खोल सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहली जो समझने वाली बात है बच्चों वो ये है कि नोट ओनली हमेशा जोड़ा बनाता है बट ऑल्सो का, ठीक है। मैं सारी जरूरी बातें डिस्कस करती जाऊंगी इसकी। नोट ओनली हमेशा जोड़ा बनाता है बट ऑल्सो का क्या सेंस देता है बच्चों? ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। जब जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बोलते हो
ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। जैसे आप कई बार कहते हो कि ना सिर्फ उसने मुझे पीटा बल्कि गाली भी दी, तो यहाँ पर दो एक्शन हुई है, गाली देना, पीटना, और हम दोनों को किससे जोड़ देंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। क्लियर है। अब ये एग्जाम में एरर क्या बनती है, क्योंकि ये बात तो लगभग हर बच्चा याद करके जाएगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा बनाता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे बच्चे, देखो मान लीजिए सेंटेंस ऐसे आ जाता, नॉट ओनली ही sang a song but also danced। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, आपने कहा जी नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा बनाता है, मैंने भी लिख दिया। अब इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है, देखो एक बार मान लीजिए यहाँ तक ये हमारा ए पार्ट है, राइट, ये जो हमारा है ये बी पार्ट है, रिमेनिंग सारा सी पार्ट है, और डी कह रहा है नो एरर। तो अब आप क्या देखोगे, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो हो गया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा बनाता है, एग्जामिनर ने भी कह दिया कि ये देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आप क्या एरर निकालेंगे इस सेंटेंस में, बताइए क्या एरर हो सकती है। अब आपको देखनी है बच्चे स्ट्रक्चर की एरर, और स्ट्रक्चर की एरर क्या होती है, आपको सेंटेंस में पता होना चाहिए कि बेसिकली आप जोड़ क्या रहे हो। ठीक है, इस सेंटेंस में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, चेक करो एक बार। पर्सन, यहाँ पर सब्जेक्ट कितना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है ही, वो काम दो कर रहा है। क्या दो काम कर रहा है कि ना सिर्फ गाना गाया बल्कि नाचा भी। इसका मतलब पूरे सेंटेंस में जब डूअर एक हो यानी सब्जेक्ट एक हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, क्योंकि अब हम जोड़ किसका बनाएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम एक पर्सन की दो एक्शंस को जोड़ रहे हैं। गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर की एरर हो गई। कैसे ठीक करोगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट को उठा लो, इधर लिखो इसको ही, इसके बाद लिखो नॉट ओनली, ही नॉट ओनली sang a song but also danced। अब ये देखो बच्चे, एक एक्टिविटी तो है danced और एक एक्टिविटी क्या है, sang। ये एक्टिविटी 1 मैं बोल सकती हूँ इसको, और ये हमारी क्या है, एक्टिविटी 2 है। हम नॉट ओनली के साथ पहली एक्टिविटी रख रहे हैं, बट ऑल्सो के बाद सेकंड एक्टिविटी रख रहे हैं, और ये इस सेंटेंस का करेक्ट पार्ट है। नॉट ओनली ही ना लिख करके हमें लिखना पड़ेगा ही नॉट ओनली। एरर समझ आ गई, क्योंकि इतना अगर पढ़ के जाओगे वो सफिशिएंट नहीं है कि नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो का जोड़ा बनाता है। आपको सेंटेंस में ये पता होना चाहिए कि हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ क्या रहे हैं। अगर पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है तो ऑब्वियसली उसकी एक्टिविटी 2 होंगी, एक्टिविटी 2 होंगी तो आप एक्टिविटी को जोड़ रहे हो नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा करके, क्योंकि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हमारा एक ही है। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। देखो और मैं समझाती हूँ इसी से रिलेटेड आपको, मैं बता तो देते, सारे बच्चे उलाना दे रहे हैं आज मुझे अरे मेरे पास फोन नहीं है भाई, मैं कैसे बता देती आपको। मैम का फोन खो गया भाई, ठीक है, तो मैं कैसे बता देती आपको। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में सबसे पहली बात क्या है आपके माइंड में, 5 बातें सीखनी है आपको इसके बारे में। सबसे पहली बात क्या सीखनी है, नॉट ओनली हमेशा जोड़ा बनाता है बट ऑल्सो का, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात क्या होगी बच्चों, अगर पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है यानी कि सब्जेक्ट एक गिवन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट ओनली, उसके बाद जो उसने पहला काम किया यानी कि फर्स्ट एक्शन, उसके बाद रखेंगे बट ऑल्सो, उसके बाद हम रखेंगे उस पर्सन की सेकंड एक्शन। मतलब बेसिकली हम यहाँ पर जोड़ किसको रहे हैं, पर्सन एक है उसकी 2 एक्टिविटी हैं, और 2 एक्शंस को जोड़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर, ये स्ट्रक्चर कब अप्लाई करना है, जो पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो। ठीक है, अभी उस पर भी काम करेंगे जब सब्जेक्ट 2 होंगे। क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अब देखो इसका एक और एग्जाम्पल कराती हूँ। 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, पर्सन एक होगा तो 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं।
उसने एक सेंटेंस लिखा, नॉट ओनली ही हैज बिल्ट ए हॉस्पिटल फॉर पुअर्स बट ऑल्सो एन ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज होता है बच्चे अनाथ आश्रम। ऑर्फेनेज, ऑर्फेन के आगे एज ही जोड़ दो, ऑर्फेनेज फॉर द ऑर्फेन्स। ठीक है, अब आपको कैसे एरर फाइंडिंग करनी है, देखो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरे सेंटेंस में ये देखना है कि हम जोड़ क्या रहे हैं, क्योंकि ये लॉजिक जब आपका फिट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पूरे सेंटेंस में आप ये देखिए सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट तो एक ही है, ही ने बनवाया है ना केवल एक हॉस्पिटल गरीबों के लिए बल्कि एक अनाथ आश्रम अनाथों के लिए। क्लियर? तो बनवाया है क्या, हॉस्पिटल, बनवाया है क्या, ऑर्फनेज, तो वो उस पर्सन के दो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गई। तो अब हम जब इस सेंटेंस को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एरर फाइंडिंग यहाँ पर करेंगे। ए पार्ट है ये, कैसे ठीक करेंगे, देखो कई बार कुछ एग्जाम्स में ये आता है इम्प्रूवमेंट का, कैसे बना देता है वो जैसे मान लो ये लिखा नॉट ओनली ही हैज़ बिल्ट, अब इसकी जगह पे ए ऑप्शन क्या बनाएगा कि यहाँ पर आना चाहिए ही नॉट ओनली हैज़ बिल्ट, ऐसे आना चाहिए, कह रहा है जी इसकी जगह पे ये आना चाहिए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ही हैज़ बिल्ट नॉट ओनली, कह रहा है जी नॉट ओनली ना लास्ट में यहाँ जाना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, सी ऑप्शन, ही हैज़ नॉट ओनली बिल्ट, ये आना चाहिए। और चौथा क्या कह रहे हैं कि जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर माना जाता है बच्चों, या तो एरर फाइंडिंग सेगमेंट देगा वो ठीक करने हैं, या फिर वो इस तरीके से देगा। तो सबसे पहले मैं नो इम्प्रूवमेंट को कैंसिल कर दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट, कैसे पता लगा, पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हुआ। अब आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या लिख रखा है, ही हैज़ नॉट ओनली बिल्ट, इसने नॉट ओनली को रख दिया हैज़ और बिल्ट के बीच में, हैज़ के जस्ट बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर? तो ये भी स्ट्रक्चर की एरर हो गई, गलत कर दो इसको। यहाँ पर क्या कह रहा है, ऊपर वाले में ही नॉट ओनली हैज़ बिल्ट, नॉट ओनली को ही और हैज़ के बीच में लिख दिया, ये भी स्ट्रक्चर गलत हुआ। अब आपका आंसर हो जाएगा बच्चे ये, कैसे होगा देखो, ही हैज़ बिल्ट, ग्रामर फॉलो हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, नोट ओनली, अब नोट ओनली अगर मेरा यहाँ पर आएगा तो नोट ओनली के बाद क्या है, ए हॉस्पिटल, तो बट ऑल्सो के साथ क्या है, एन ऑर्फनेज, और ये पूरा सही सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को जरूर ध्यान रखो बच्चों कि अगर पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है, ठीक है, तो हमेशा पहले सब्जेक्ट को रखा जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, तो मुझे ये बताओ यहाँ तक बात समझ आई? क्योंकि बच्चों किसी भी बुक में अगर आप पढ़ोगे ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट अगर आप किसी बुक से पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा कि हम बेसिकली जोड़ क्या रहे हैं। बस वो किताब में ऐसे लिख देगा कि भाई ये आएगा, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। और आपको माइंड खोलना है कि कंजंक्शन का काम है जब जोड़ना, तो ये जोड़ किसको रहा है। ठीक है, एक और सेंटेंस करा दूं, चलो एक सेंटेंस इसी पैटर्न का और करके देखते हैं। ठीक है, आप एरर फाइंडिंग करना फिर इसकी। एक सेंटेंस उसने लिखा बच्चे, नॉट ओनली ही गोज
to market, not only he goes for shopping but also goes for having a glimpse of extremely beautiful सेल्स गर्ल। मन की बात बोल दी मैंने आपके, ठीक है। ही गोज टू मार्केट, यहाँ ऐड कर लो बच्चे, ही गोज टू मार्केट, ठीक है। नॉट ओनली ही गोज टू मार्केट फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो गोज फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल, ठीक है। कुछ तुम में से बच्चे होते हैं ना, मार्केट में शॉपिंग नहीं करनी होती लेकिन सुंदर सुंदर सेल्स गर्ल्स होती हैं, इस बहाने बात करने चले जाते हैं, ग्लिम्स मतलब देखने उनको, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चा कस्टमर केयर में तो जाता है, इसलिए फ़ोन थोड़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, है ना। कंपनियां इतने अच्छे फ़ोन बना रही हैं, फ़ोन तो कभी ख़राब ही नहीं होते, लेकिन कस्टमर केयर में विजिट करने के पीछे पर्पज़ ही यही होता है, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो देखो अब इसको ठीक करो भाई, आपने जो सीखा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटेंस को ठीक करो कि हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ क्या रहे हैं, जोड़ क्या बना रहे हैं, चेक करो एक बार। आपको सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। पूरे सेंटेंस में रीड कराओ, सब्जेक्ट है ही, एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है ना, दो सब्जेक्ट नहीं दिख रहे आपको। जब आपके पास सब्जेक्ट ही एक है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। अब इसको जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे ठीक करोगे आप, वो देख लो एक बार। आप सबसे पहले जब ही को रखोगे, ठीक है, आप सेंटेंस में आपको एक हिंट यहाँ से भी मिल जाएगा बच्चे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो फोर के बाद हैविंग, ये जेरेंड है ना, प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, यानी कि ये हमारा नाउन हो गया, नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ पर है फॉर शॉपिंग, तो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर यहाँ पर बट ऑल्सो के साथ ये लिखा है फॉर हैविंग, है ना, तो यहाँ पर भी फॉर शॉपिंग से पहले क्या आना चाहिए, हमारा पहली एक्शन आनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर शॉपिंग, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो कैसे ठीक करेंगे इसको, देखो लिखो यहाँ पर, ही गोज टू मार्केट, लिख सकते हैं, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है ना सिर्फ शॉपिंग के लिए, नॉट ओनली फॉर शॉपिंग, आगे एडजेक्टिव जोड़ दो, बट ऑल्सो फॉर हैविंग। अब ये दोबारा गोज लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि सेम सब्जेक्ट ही के लिए हम यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये गोज ना भी लिखोगे तो भी आपका काम चलेगा और ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ, क्या लिखा आपने, ही गोज टू मार्केट नॉट ओनली फॉर, बिल्कुल सही लिखा विपिन ने, ठीक है। पुष्पा क्या कह रही है, मैम प्लीज ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दिया करो। अरे यार एक बात बताओ, मैं रोज करती हूँ, आज नहीं करा तो उलाहना दे रहे हो। रोज मैं करती हूँ, उस दिन कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते आप, है ना, कि मैम टाइमली बता देती हैं, ठीक है, आज ही तो नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग का नेचर पता है क्या है, चप्पल पहनते हो ना सारे, चप्पल आपको बारिश से, धूप से, कांटों से खूब बचाती है। हर इंसान की चप्पलें 2-4 महीने जरूर चलती होंगी, किसी की 6 महीने भी चलती हैं, और एक दिन जब चप्पल पुरानी हो जाती है, फिसल के गिर जाते हो और सारा इल्जाम चप्पल पे लगा देते हो, बोला चप्पल नहीं गिरा दिया, होता है ना। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी क्या है कि इनको पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखती। रोज ग्रुप में शेयर करती हूँ, आज को छोड़ करके, पहले ग्रुप में शेयर होता है उसके बाद ही मैं लाइव आती हूँ, नहीं आज ही उलाना देने लग गए, ठीक है। तो भाई आज के लिए माफ़ करो, मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है। चलो अब ये पहले ये बताओ, ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया,
हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ क्या रहे हैं, हम बेसिकली एक पर्सन की दो एक्टिविटी जोड़ रहे हैं। दो एक्टिविटी करता है कोई पर्सन, ना सिर्फ शॉपिंग के लिए जाता है बल्कि सुंदर सुंदर लड़कियां देखने जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो को ऐसे जोड़ा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 2 कि सब्जेक्ट एक होगा तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर नॉट ओनली, फर्स्ट एक्शन, बट ऑल्सो, सेकेंड एक्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 होंगे तो क्या करेंगे। तो हम भाई नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। अगर पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 हैं तो ये स्ट्रक्चर तैयार करो किसके लिए, अगर पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉट ओनली, फिर रखेंगे अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रखेंगे बट ऑल्सो, और उसके बाद रखेंगे अपना सेकंड सब्जेक्ट। अब आप एक बार चेक करो, हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ क्या रहे हैं, दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं। तो लिखने का ढंग आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब अगर मैं ये कहूँ कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स क्लास में थे बल्कि टीचर भी था, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर भी था, तो टोटल हमारे सब्जेक्ट कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, क्लास में नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर was there। क्लियर। अब आप ये सोचो बच्चों कि जब हमारे सामने सब्जेक्ट 2 होंगे तो एक इश्यू क्रिएट होगा। वो क्या होगा कि वर्ब किसके हिसाब से लगाएं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपके सिलेबस में है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो नॉट ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि क्या था, प्लूरल फॉर्म में था, स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो द टीचर, सेकंड वर्ब के हिसाब से हमेशा एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर सेकंड सब्जेक्ट है सिंगुलर, टीचर है, तो वो जाया, अगर टीचर्स होता तो यहाँ पर वर आता। समझ आई कहानी। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैं कभी पढ़ाते पढ़ाते आपको एक बात पढ़ाई होगी कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा कब भरी जाती है। सिर्फ एक ही लॉजिक है, जब 2 नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हों। याद आया, अगर किसी सेंटेंस में 2 नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हैं, जैसे आप ये कहो, साइड में कहीं मैं यहाँ बताती हूँ, जैसे मैं ये कहूँ राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स, ऐसे लिखा। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पर जो वर्ब भरोगे ये किसके हिसाब से भरोगे, राम के हिसाब से या पेरेंट्स के हिसाब से, बताओ। पूरी इंग्लिश में एक ही केस ऐसा बनता है जब वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, और उसका रीज़न क्या है वो समझ लो। क्योंकि यहाँ पर जो 2 नाउन हमारे हैं जो सब्जेक्ट बने हुए हैं वो प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं। और प्रेपोजिशन की खास बात क्या होती है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ही सेड टू मी कहते हो या आई कहते हो, ही सेड टू मी, क्योंकि हर प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेती है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अगर अलोंग विद के बाद जो ये नाउन हमारा होगा जो सब्जेक्ट बना हुआ है, ये प्रेपोजिशन की वजह से क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या अब इसके हिसाब से वर्ब आ सकती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कब वर्ब आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बचा, राम, और राम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, इज गोइंग टू दिल्ली। ये बात समझ आ रही है क्या। फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हमेशा एक ही केस में भरी जाती है, कब, जब 2 नाउन या यूं कहें 2 सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़े हों। कारण क्या होता है, बिकॉज सेकंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन की वजह से वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो हमारी मजबूरी क्या हो गई कि राम के हिसाब से यहाँ पर इज आया। क्लियर बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है।
जो हमारा पूरा चैप्टर रहेगा एक, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे कौन सब्जेक्ट बनेगा, किसके हिसाब से वर्ब आएगी। क्लियर? अभी मैं इसलिए समझा रही थी क्योंकि ये एक ही केस ऐसा बनता है प्रेपोजिशन की वजह से, बाकी सब में आपको क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है। क्लियर? क्योंकि जो नज़दीक होगा, नियरेस्ट होगा। अब हम यहाँ पर दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स और टीचर। वर्ब यहाँ पर भरी जाएगी, नज़दीक कौन है, ये वाला, तो एग्रीमेंट भी इसी के साथ हुआ। क्लियर? तो आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये था कि सब्जेक्ट दो होंगे तो ऐसे जोड़ोगे। अब इसमें चौथा पॉइंट नोट करो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, कि वर्ब विल बी यूज्ड, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, राइट? और मेंशन कर दो, if second subject is singular then verb will be singular, if second subject is plural then verb will be plural। क्लियर है बच्चों? तो क्या चार बातें सीखी आपने? सबसे पहला स्टेप, नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो का जोड़ा बनाएगा, जोड़ा जरूर देखेंगे सेंटेंस में। सेकंड स्टेप, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो एक्शन जोड़ेंगे, एक्टिविटी कहो, एक्शन कहो, ठीक है? अगर सब्जेक्ट दो होंगे तो नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट बट ऑल्सो सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है? अब जैसे मैं ये कहूँ कि भाई मैं रवि के घर गई, ना उसने सिर्फ पानी पिलाया बल्कि चाय भी पिलाई। अब यहाँ पर हम किसको जोड़ेंगे, चाय पानी को जोड़ेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो कैसे लिखेंगे, नॉट ओनली water but also tea was offered। समझ आ गया? not only water but also tea was offered, ठीक है? तो was offered दोनों में कॉमन है तो बाद वाले के साथ लिखते, ठीक है? अब हमने not only water but also tea के हिसाब से was लगाया है, was offered। क्लियर? फोर्थ पॉइंट था कि वर्ब हमेशा यूज होगी सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर देन सिंगुलर, प्लूरल देन प्लूरल, एग्रीमेंट होगा हमेशा सेकंड के हिसाब से। बच्चों ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पॉइंट आएगा जब हम सीखेंगे ना उस चैप्टर को, तो वहाँ पर एक चीज़ सीखेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं देन वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोबारा भी लिखवाऊंगी ये लाइन में आपको। क्लियर? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंटायर सिलेबस में से पूछा जाता है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक चैप्टर है, बल्कि नाउन में भी हमने वर्ब भरना सीखा है कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, वर्ब क्या आएगी। हमने प्रोनाउन में भी वर्ब भरना सीखा था, ठीक है? वर्ब के चैप्टर में भी हम वर्ब भरना सीखते हैं, तो ये एंटायर सिलेबस में से पूछा जाता है आपके। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ाती हूँ, जब तक आपके सारे टॉपिक पूरे हो चुके होते हैं। क्लियर? तो ये चार पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है? जब तक मैं रब करती हूँ। और अब मैं पहुँचूँगी पॉइंट नंबर 5, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा है बच्चे, ऑल्सो कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड at the end of a sentence। अब इसको ना रटने की जरूरत नहीं है बच्चे, कारण क्या है देखो, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि ऑल्सो से कभी भी सेंटेंस खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कि ऑल्सो को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें सीधा सा एक लॉजिक है बच्चे, ऑल्सो लास्ट में आएगा ही नहीं जब आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना के लिखोगे। क्यों नहीं आएगा? देखो, जब हमारे पास सब्जेक्ट एक होगा तो देखो ऑल्सो कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट लिखा हमने नॉट ओनली फर्स्ट एक्शन बट ऑल्सो सेकंड एक्शन, लास्ट में क्या आया है, सेकंड एक्शन आई है, तो ऑल्सो से खत्म नहीं हुआ सेंटेंस। जब हमारे पास सब्जेक्ट दो होंगे, नॉट ओनली यहाँ आया फर्स्ट सब्जेक्ट बट ऑल्सो सेकंड सब्जेक्ट, हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट लास्ट में आया, सही तरीके से जब आप लिखेंगे, ठीक है? तो यहीं से शॉर्ट ट्रिक ये बन जाती है कि ऑल्सो से कभी भी सेंटेंस खत्म नहीं होता। अगर मान लो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऑल्सो पे बात खत्म करनी है जनरली, तो भी आप क्या करेंगी, जैसे मैं ये कहूँ
मैं मम्मी आ रही हूँ घर पे, चाय बना लेना मेरी भी। अब देखो भी कहाँ चला गया, लास्ट में ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑल्सो नहीं लिखेंगे वहां पर, उसकी जगह पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हो एज वेल। आप एक वर्ड यूज कर सकते हो इन एडिशन टू, और आप एक बहुत ही अच्छा सा शब्द यूज कर सकते हो टू। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्रिपेयर टी फॉर मी एज वेल। इसका मतलब होगा चाय बना लेना मेरे लिए भी लास्ट में चला गया। प्रिपेयर टी फॉर मी इन एडिशन टू, प्रिपेयर टी फॉर मी टू, लास्ट में ले जाओ। बोलते हो ना आई लव यू टू, ये वही टू है जो तुम आखिरी में लिखते हो। ठीक है, और टू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको किसी वीडियो क्लास में बताया है बच्चे कि जब हम टू की बात करते हैं तो टू का सबसे पहला मीनिंग तो अभी हमने क्या सीखा, भी, और दूसरा मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, और अभी ये मेरे सामने बच्चे बैठे, इनको आई लव यू बोलना आता है क्या? हाँ, लगभग सारी दुनिया ही गलत बोलती है इसको। अगर आप बोल रहे हो आई लव यू, मूवीज में क्या डायलॉग सुना है, क्या जवाब दोगे रवि? मान लो किसी लड़की ने कह दिया, यू कैन जस्ट इमेजिन, मेरे ख्याल से होगी नहीं ये बात लाइफ में, नहीं होगी ना, पूरा भरोसा है उसे अपने आप के ऊपर कि कोई लड़की आके मुझे ये नहीं कहेगी आई लव यू। अब जस्ट इमेजिन की कह दिया, अब क्या करोगे? क्या बात है जी, आई लव यू टू, है ना। अब इसका मतलब, अब जस्ट इमेजिन की वो लड़की मेरे से पटी हुई होगी, तेरे जूते मारेगी, और इसका मीनिंग क्या बनेगा, मैं प्यार करता हूं आपको भी, दो चार और हैं और आपको भी। अरे बी का मतलब एडिशनल होता है, नहीं याद कैसे नहीं रहेगा, मैं रटवा देती हूँ पूरा। ये सोचो कि अगर वो मेरे से पड़ी हुई होगी और उसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए सोच समझ कर। हाँ देखो, आपकी जो फीलिंग थी वो क्या थी, आपकी फीलिंग ये थी मैं भी प्यार करता हूँ, है ना। तो टू शब्द को आप आई के बाद लिखो ना, तभी तो हिंदी बनेगी कि मैं भी प्यार करता हूँ। ठीक है, अब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये दो सिचुएशन बनती है। देखो ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत नहीं है। एडवर्ब का इंग्लिश में क्या काम होता है, ये वही यूज होती है जहाँ पे मॉडिफिकेशन करना होता है, मतलब जहाँ पे तुम बदलाव लाना चाहते हो। ठीक है, तो बच्चों देखो समझो, गलत कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लव की बात करूँ तो कुछ ऐसा होता है, हुआ नहीं मुझे लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि गर्ल बॉय से प्यार करती है, बॉय गर्ल से करती है, तो ऐसे सेंस में जब हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल। और इस सिचुएशन का आंसर हमेशा होगा आई टू लव यू। अब हस्बैंड मुझे कहेंगे आई लव यू, तो मुझे क्या जवाब देना पड़ेगा, आई टू लव यू, है ना, क्योंकि वहां पर फीलिंग कौन सी है, मैं भी तो करती हूँ आपसे प्यार। क्लियर। लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये माँ है, हमारी माँ है, और माँ के हैं 3 बेटे या 3 बेटियां जो भी, ठीक है, यानी कि ये बच्चे हैं उसके। अब ये बच्चा क्या कहेगा, ये वाला, कि माँ ना आप इससे ज़्यादा प्यार करती हो, और मम्मी क्या कहेगी, बेटा मैं आपको भी प्यार करती हूँ। ये है एडिशनल, इससे तो करती हूँ, इसको भी करती हूँ, इसको भी करती हूँ। माँ बाप तो ऐसे ही प्यार करते हैं सभी बच्चों से, राइट। तो इस सिचुएशन का आंसर होगा आई लव यू टू। माँ क्या बोलेगी, बेटा डोंट वरी आई लव यू टू। ठीक है, लेकिन ये वाला कुछ ऐसा होगा। प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में सेंस तो ये यूज करते हैं, आंसर ये देते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। और जहाँ तक अगर मैं मेरे लॉजिक से देखूं तो दुनियादारी में यही तो ज़्यादा चल रहा है। सिचुएशन के हिसाब से तो सही दे रहे हो आंसर, है ना, लेकिन फीलिंग ये बताओ ये गलत है, ये इसका आंसर है। 3-4 लड़कियां हैं, हाँ ठीक है, तेरे से भी प्यार करता हूँ, उससे भी करता हूँ, उससे भी, और तेरे से भी। ठीक है, तो आजकल के हिसाब के जो प्यार चल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सही जवाब दुनियादारी दे रही है। लेकिन फीलिंग ये नहीं होनी चाहिए, फीलिंग ये होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने सारी जगह सुना है, मूवीज़ में, सीरियल में, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी जगह यूज़ होता है। डिपेंड करेगा बच्चे, जैसे थोड़ा सा और समझ लो इसको। जैसे मान लो घर पे मैंने कोई डिश बनाई, ठीक है, अब डाइनिंग टेबल पे मैं डिश लेके आई, ये डिश बनाई, मान लो मैंने खीर बना दी, ठीक है, ये बना दी।
अब डाइनिंग टेबल पे यहाँ पर कौन कौन बैठे हैं? पिताजी भी बैठे हैं, माँ भी बैठी हैं, बच्चा भी बैठा है, हर्ष भी बैठा है, हस्बैंड भी बैठा है, ठीक है, और मैं बैठी हूँ, आई, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे तो खीर बड़ी अच्छी लगी, अब पिताजी क्या बोलेंगे? बेटा मुझे भी, मतलब जो खीर है वो कितने लोगों को पसंद आ रही है? देखो, माँ ने क्या कहा? मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। हर्ष ने क्या कहा? मुझे भी मम्मा बहुत अच्छी लगी। और हस्बैंड ने कहा मुझे भी अच्छी लगी। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई? आई टू। कौन सी सिचुएशन हो गई? सारे कैसे बोलेंगे? आई टू लाइक दिस डिश, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है कहानी? ये किस सिचुएशन का आंसर है? एक डिश है मेरे सामने और सब उसको पसंद कर रहे हैं, तो सब अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? आई। क्लियर? ऐसा भी पॉसिबल है बच्चों कि मैं 4 डिश बना के लाई। अब अगर मान लो हस्बैंड ये कहें कि मेरे को ये डिश भी अच्छी लगी और ये भी, अब यहाँ पर डिश ज्यादा हो गई ना, तो अब इसका आंसर क्या होगा? आई लाइक दिस डिश, मैं पसंद करता हूँ इस डिश को और इसको भी, यानी कि डिश कितनी पसंद आ रही है? 2। तो अब मुझे कैसे बोलना पड़ेगा? आई लाइक दिस डिश टू, आई लाइक दिस डिश टू। ये टू ऐसे लास्ट में चला जाएगा। समझ आ रही है कहानी? यहाँ पर नंबर ऑफ डिशेज कितनी है? ज्यादा है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिश कितनी है? एक है। एक है और सब लोग पसंद कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ करके। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि हमें ना हिंदी अलग तरीके से बनाते हैं। हमारी जो हैबिट है ना, अगर इस हैबिट में थोड़ा सा सुधार हो जाए ना बच्चे, तो एक एरर तो तुम्हारी वैसे ही निकल सकती है। हम जंपिंग जपाक करके इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं। जैसे आप कहते हो, अगर मैं ये कहूँ आई लाइक इंग्लिश, तो आप हिंदी क्या बनाते हो? मैं इंग्लिश पसंद करता हूँ। देखो, आई इंग्लिश लास्ट में था, पसंद करता हूँ 3rd नंबर पे ले गए आप। ये हिंदी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको आदत है ऐसे पढ़ने की मेरी तरह, देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ आई टू लाइक दिस डिश, ठीक है, मैक्सिमम बच्चा इसकी हिंदी ऐसे बनाएगा, मैं पसंद करता हूँ इस डिश को भी। ये ऐसे नहीं है, जैसे वर्ड लिखा है उसी की हिंदी बनाओ। मैं भी पसंद करता हूँ इस डिश को। देखो मैंने वर्ड टू वर्ड हिंदी बनाई है, और इससे फायदा क्या हुआ कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही इंग्लिश बन रही है। मैं भी बोलूंगी तो मैं भी आई के जस्ट बाद लिखूंगी इंग्लिश में। अगर मैं ये कहूँ भाई, जैसे आप ये बोल रहे थे आई लव यू, अगर आपकी हिंदी बनाने की ऐसी हैबिट है, मैं प्यार करता हूँ आपको, अब मुझे टू देखो कहाँ लगाना है। अगर मैं ये कहूँ मैं प्यार करती हूँ आपको भी, तो टू यहाँ आएगा भी, क्योंकि मेरा लास्ट में गया है। अगर मैं ये कहूँ मैं भी प्यार करती हूँ आपको, तो मैं भी यानी कि टू कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो हमारा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा कि टू वर्ड को, जो ऑल्सो शब्द है बट ऑल्सो वाला, ऑल्सो से कभी सेंटेंस खत्म नहीं करेंगे। अगर आपको ऑल्सो पे बात खत्म करनी पड़े तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, एज वेल, इन एडिशन टू और अकेला टू, TOO, ठीक है। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो जब जब आपको बात खत्म करनी हो भी के ऊपर, ठीक है जी। तो ये अभी मैंने आपसे 5 बातें डिस्कस करी, नॉट ओनली बट ऑल्सो की। एक बार सम अप करके बताओ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है नॉट ओनली बट ऑल्सो को लेकर के। तो ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट क्या बन गए? देखो, सबसे पहली बात हमने क्या सीखी? नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा बनाता है, सिंपल सी बात। अगर पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को ही रख देंगे, उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो से उसकी 2 एक्शंस या उसके 2 ऑब्जेक्ट्स जोड़ेंगे। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ना हो तो पहले नॉट ओनली रखेंगे, नॉट ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट बट ऑल्सो सेकेंड सब्जेक्ट। उसके बाद चौथा पॉइंट था कि वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट होगा। और लास्ट पॉइंट था कि ऑल्सो से कभी भी सेंटेंस खत्म नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं जब आप सही लिखोगे। क्लियर? यहां तक बात समझ आ रही है भाई सभी को? ठीक है।
ये थी नॉट ओनली बट ऑल्सो की बातें। नेक्स्ट कंजंक्शन का जोड़ा पढ़ते हैं बच्चे, ईदर और नीदर नोर। लिखो साथ साथ कि कौन किसका जोड़ा बनाता है। नेक्स्ट जो है हमारा पहला था नॉट ओनली बट ऑल्सो। ईदर और का जोड़ा बनाता है और नीदर नोर का जोड़ा बनाता है। ईदर और नीदर नोर। दोनों का मीनिंग क्या है बच्चे? सबसे पहली जो एरर आती है आपके एग्जाम्स में वो क्या आती है? जोड़े को उल्टा कर देता है बच्चे। ठीक है, कैसे करेगा? ईदर के साथ नोर लिख दे और नीदर के साथ और लिख दे। हो गई ना गड़बड़? तो एक चीज तो यही ध्यान से पढ़ना सेंटेंस में कि ईदर और का जोड़ा बनाता है, नीदर नोर का। पुरानी इंग्लिश में इनको आइदर और नाइदर पढ़ा होगा आपने कहीं, है ना, आइदर और नाइदर नोर। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई है। दैट इज ईदर नीदर, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ईदर के साथ जब हम और को लिखते हैं तो ये काम क्या करता है बच्चे? ये चॉइस क्रिएट करता है। और का काम ही क्या होता है? चॉइस क्रिएट करना। ठीक है, और ये पॉजिटिव में लिखा जाता है, मतलब दो में से कोई एक है यहाँ पर। ठीक है, दो में से एक, बट वी आर नॉट श्योर कि एक्चुअली व्हाट हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, बट है दो में से एक, पॉजिटिविटी है इसमें। नीदर नोर जो है वो नेगेटिव को लेता है। ठीक है, एन एन आया है ना सब में, तो यानी कि एन एन नेगेटिव, ऐसे याद करियो इसको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब देखो सुनो ध्यान से, अगर मान लीजिए कैसे हम इसको यूज करते हैं। मान लीजिए किसी दिन क्लास में चोरी हो गई। ठीक है, अब मेरे सामने बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ भाई या तो आपने चोरी की है या आपने है, बट मैं श्योर तो नहीं हूं ना कि एग्जैक्टली करी किसने है। तो ये कौन सा सेंस हुआ? दो में से करी तो तुम में से एक नहीं है, ईदर और। कौन सा सेंस है ये? ईदर और। मान लीजिए आप किसी दिन किसी चौक पे खड़े हो, है ना, और आपसे कोई अंकल आके पूछ रहे हैं कि अंकल बेटा दिल्ली कौन सा रोड जाता है। अब आपको खुद को नहीं पता, दो रोड आपके सामने हैं। अब आप क्या कहते हो? अंकल जी या तो ये जाता है या ये जाता है। ईदर दिस रोड और दैट रोड लीड्स टू दिल्ली। क्लियर? मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो कि दोनों रोड हैं और उनमें से कोई भी दिल्ली नहीं जाता। अब आप क्या बोलोगे? अंकल जी ना तो ये रोड दिल्ली जाता ना ये दिल्ली जाता। अब यहाँ पर दो में से एक भी नहीं की बात हुई है, तो वहां पर क्या लिखेंगे? नीदर दिस रोड नोर दैट रोड लीड्स टू दिल्ली। बात समझ आ गई? पहले वाले सिचुएशन में जब आप इधर और लगा रहे थे तो दो में से कोई एक था, ये पॉजिटिविटी है। यहाँ पर दो में से एक भी नहीं है, ये नेगेटिविटी है। ठीक है, अब मान लो मैं जगदीप के घर गई, ना चाय पिलाई ना पानी पिलाया। अब ये कौन सा सेंस होगा? नीदर टी नोर वाटर वॉज ऑफर्ड। ना चाय पिलाई ना पानी पिलाया। ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम क्या बोलेंगे? नीदर नोर। सेंस समझ आ गया? पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जोड़े ठीक होने चाहिए। दूसरी बात, आप जोड़ोगे सही इनको, और इम्पोर्टेंट बात वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फिर से सेकंड के हिसाब से आएगी। ठीक है, मान लो इस टाइम कोई स्टूडियो में आ जाए, भाई अभी तो क्लास चल रही है, वो क्या बोलेगा? मैम भी थी और बच्चे भी थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला हो गया। लेकिन मान लो कोई पर्सन यहाँ पर रात के 8 बजे आता है, स्टूडियो में आया ना स्टूडेंट ना टीचर। क्लियर? तो ऐसे सेंस में क्या लिखेंगे? वो जा करके किसी को क्या कहेगा कि भाई नीदर स्टूडेंट्स नोर टीचर वॉज देयर, ना बच्चे थे ना मैडम थी। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। एक एक एग्जांपल लिख लो। नीदर टी नोर वाटर वॉज ऑफर्ड। क्लियर? अगर बनाएंगे ईदर का तो बनाओ एक बार, ईदर यू और योर फ्रेंड हैज स्टोलन
माई पेन, ईदर यू और योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई पेन। इसका मतलब या तो आपने चुराया या आपके दोस्त ने, तुम दोनों में से चुराया एक नहीं है, बट हम श्योर नहीं है। श्योर नहीं है इसका मतलब चॉइस है हमारे पास, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, नीदर मैडम नोर स्टूडेंट्स वर देयर। पुष्पा ने बिल्कुल सही लिखा है, नीदर मैडम नोर स्टूडेंट्स वर देयर। बच्चों स्टूडेंट्स के हिसाब से वर लगा रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, या यूं कहिए सेकंड सब्जेक्ट। वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, या सेकंड कह दो, क्योंकि जोड़ेंगे तो दो, कोई नीदर नोर से तीन तो जुड़ने से रही, तो कई किताबों में नाम लिखा मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, है ना। इफ सेकंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन सिंगुलर, प्लूरल देन प्लूरल। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? चलो नेक्स्ट जोड़ा नोट करेंगे बच्चे। अगर आपने इनको दो की नंबरिंग दी है, जैसे मान लो ईदर और सेकंड नंबर पे लिखा है, तो थर्ड पे लिख दो नीदर नोर। फोर्थ नंबर नोट करो बच्चे, नो सूनर हमेशा देन का जोड़ा बनाता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ज्यों ही त्यों ही, कुछ ऐसा, है ना। और याद रहे बच्चों, यहाँ पर वो मैक्सिमम जो सिंपल एग्जाम्स होते हैं वहां पर तो वो ये वाला देन लिख देता है, तो इसको काट दो। कई बार वो पेपर में वैन लिखेगा, ये भी काट दो। सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना है कंपैरेटिव डिग्री वाला देन, जो आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हो, THAN। क्या लिखोगे? THAN, ये होना चाहिए। अब ये जो ही त्यों ही वाला कौन सा सेंस है? कुछ बच्चे स्मोकिंग करते हैं, या बचपन में जिन्होंने शुरू कर दी थी, तो हालत क्या होती थी बच्चों, कोई पुरानी बीड़ी या सिगरेट मिल जाता था, ठीक है। हाँ मुझे अच्छे से पता है क्या क्या एक्टिविटी तुम करते हो। किसी ने पी करके छोड़ रखी थी छोटी मोटी, क्योंकि एक्चुअली जब नशे की आदत पड़ती है वो कैसे पड़ती है, शुरू में आपके दोस्त होंगे जो बढ़िया से बढ़िया ब्रांड की सिगरेट या बीड़ी आपको पिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनको तो 2-4 दिन पिलानी है ना, मार ले भाई सूटा, ठीक है। अब फिर आपको आदत लग जाती है, फिर आप क्या करोगे, उसके लिए फिर आप पैसे चाहिए होंगे, फिर पैसे किस तरीके से निकालोगे, घर परिवार से निकालोगे। घर वाले कुछ सामान मंगवाएंगे 100 का, चीज़ आई 80 की, बिल बना दोगे 95 का, 15 रुपये की बीड़ी, समझ गए। क्योंकि फिर गलत फलत कहते हैं ना, एक नशा जो होता है वो काफ़ी बैड हैबिट्स को लेके आता है ना। और क्योंकि जब आप कमाते नहीं हो तो पैसे आएंगे कहाँ से, सीधी सी बात है। और इसीलिए आप देखते होगे कि बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे, कोई स्मैक कर पीता है, कोई पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, हेरोइन, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, सुल्फा, इस तरीके से। और वो यही रीज़न है बच्चों कि पहले कहीं से आप उसका आनंद ले लेते हो, फिर उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब होता क्या था, जब आपने पीना सीखा, आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, संस्कारी बच्चे हो, ये मैं बाहर के बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम करियर बूस्टर और पानोज इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। अब ये बच्चे क्या करते थे कि अपना बीड़ी सुलगाई, इतनी देर में सामने से पिताजी आते दिख गए, अब क्या करेंगे, जैसे ही पिताजी को देखा स्मोकिंग बंद कर दी। अब स्मोकिंग बंद कब करी, जब पिताजी को देखा, क्लियर। तो नो सूनर, ये नो सूनर देन की सिचुएशन है, जैसे ही पिताजी को देखा स्मोकिंग बंद कर दी, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसका जो जोड़ा लिखेंगे वो लिखेंगे नो सूनर के साथ अपना देन, और देन कौन सा लिखेंगे, THAN वाला लिखेंगे, क्लियर। ना तो THEN लगाएंगे, ना हम वेन लगाएंगे। देखना तुम क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस सेशन करोगे ना, तो वहाँ पर ऐसी एरर आपको मिलेंगी कि वो इनके साथ वेन या देन THEN वाले का यूज करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जोड़ा ठीक होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, कि सारे बच्चे ये लाइन रट के चले जाते हैं कि आजकल अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो नो सूनर के साथ देन का जोड़ा ये बच्चे सारे पढ़ के चले गए, भी छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को। अब एग्जामिनर क्या करता है कि नो सूनर देन भी लिख देता है सेंटेंस में, फिर आपसे एरर पूछता है, और इस एरर को नाम दिया जाता है
पैरेलल स्ट्रक्चर की एरर, मतलब ये स्ट्रक्चर सिंटेक्स की एरर है, ठीक है, ढांचा कैसे बनाओगे सेंटेंस को लिखने का। तो फिर आप क्या करोगे बच्चों, देखो मान लो एक सेंटेंस यहाँ पर आ गया, वो ऐसे लिखेगा इस क्वेश्चन को बहुत ही चालाकी से, नो सूनर ही सीज हिज फादर देन ही स्टॉप्स स्मोकिंग। बच्चों आप जानते हो V1 अगर मैं लिखूंगी तो ये रूटीन एक्शन की बात करेगा, मतलब ऐसा उसकी लाइफ में रोज होता है, जैसे ही पिताजी को देखता है स्मोकिंग बंद कर देता है, राइट, रूटीन एक्शन हुआ ये। और रूटीन एक्शन जो होते हैं वो हमेशा V1 में लिखे जाते हैं। अब अगर वो आपसे यहाँ पर एरर पूछता, ये ए पार्ट है, ए सेगमेंट है ये आपका, यहाँ से यहाँ तक बी सेगमेंट है, रिमेनिंग सारा सी सेगमेंट है, और डी कह रहा है नो एरर। अब आप क्या एरर निकालते, ये बात सारे बच्चे पढ़ के चले गए, नो सूनर देन का जोड़ा बनाता है, सारे बच्चे पढ़ के गए। अब जो एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे, अच्छी बात जो पढ़ के जाएंगे उन्हीं को नंबर मिलेगा, और विद इन सेकेंड्स मिलेगा, ट्रस्ट मी, विद इन सेकेंड्स आप इसको ठीक कर पाओगे। अब समझो ध्यान से, कुछ हमारे एडवर्बियल फ्रेजेस होती हैं इंग्लिश में, ठीक है, और इनकी खास बात क्या होती है बच्चों, अगर ये सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होते हैं, पहचान देखो क्या है, बिगिनिंग में है ना, तो आगे हमेशा यूज होगा इन्वर्जन। तो व्हाट इज इन्वर्जन, अभी एक चैप्टर है पूरा हमारा इंग्लिश में, मैं पढ़ाऊंगी आपको ये, अभी सिर्फ इतना समझ लो इन्वर्जन क्या चीज होती है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना, पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या आप बच्चों ने ध्यान दिया था, आप छोटी क्लासेस से एक चीज पढ़ते आ रहे हो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग, पढ़ा है ना, आई थिंक सभी ने पढ़ी है ये लाइन। आप ये लिखते थे देयर वॉज ए किंग, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, किसके हिसाब से आपने वॉज भरा है यहाँ पर, देयर के हिसाब से, बचपन में तो ऐसे ही लगता था भाई, ठीक है। ये इन्वर्जन का केस है, देखो कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया, देखो देयर एडवर्बियल फ्रेज है, प्लेस को बताने वाला शब्द है ये, हेयर देयर, हेयर कम्स माई फ्रेंड बोलते हो ना, हेयर वी गो बोलते हैं ये शब्द हम। तो देखो जनरली अगर हम बात करें तो देखिए देयर शुरू में आ गया, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ए किंग है, और ए किंग के हिसाब से यहाँ पर क्या आया है, वोज आया है। कुछ बच्चों को ये लगता था कि देर के साथ वोज आया, अगर देर के साथ वोज आया बच्चे तो हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर वर गार्डन्स और देयर वोज अ गार्डन बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ पर गार्डन्स है तभी तो ये वर आया, देर के हिसाब से कुछ नहीं भर रहे हम, ये तो एडवर्ब है। क्वेश्चन करके देखो, कहाँ था राजा, वहां था, कहाँ का रिप्लाई तो हमेशा एडवर्ब देती है इंग्लिश में, यहाँ वहाँ। अब ये कौन से शब्द हैं देखो, हेयर देयर अप डाउन बिलो अबोव, सारे शब्द जो पोजीशन को शो करते हैं, राइट। तो इन्वर्जन की आपके माइंड में पिक्चर क्या बन रही है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना, बस, ठीक है। जैसे अगर आपने, अभी आप तो थोड़े बड़े हो गए हो, मैंने हर्ष के साथ बहुत सारी राइम सीख ली बच्चों, इंग्लिश की जो राइम्स होती हैं, हिंदी की राइम्स होती हैं, और क्योंकि मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ बच्चों तो मेरा तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे ध्यान जरूर जाएगा, है ना। तो वहाँ पर एक आती है, एक वो है, और उसमें क्या लाइन आती है, डाउन केम द रेन, इट्सी बिट्सी स्पाइडरमैन की एक राइम है, तो उसमें एक लाइन आती है डाउन केम द रेन। अब देखो डाउन वहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, केम क्या है, वर्ब है, रेन हमारा सब्जेक्ट है, डाउन केम द रेन एंड वॉश्ड द स्पाइडर अप, कुछ ऐसे लाइन है उसमें, एक स्पाइडर चढ़ रहा होता है, कहीं बारिश आती है पाइप में से तो वो नीचे फिसल जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। तो आपको, क्योंकि मैं इन्वर्जन का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, वो बाद में पढ़ाऊंगी किसी दिन, एक ही क्लास लगेगी आपकी उसकी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट अभी आप सिर्फ क्या ध्यान रखोगे, अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर तो है ही, एक और शब्द लिखो हार्डली, स्कार्सली, इनकी खास बात क्या है, ये शब्द हमेशा व्हेन का जोड़ा बनाएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम ये नेक्स्ट इसके बाद, लेकिन ध्यान ये रखो
जब जब ये वर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं तो आगे हमेशा इन्वर्जन लेते हैं। और इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, पहले वर्ब आएगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। समझ गए? अब देखो सेंटेंस में एरर क्या है, नो सूनर शुरू में दिख गया। और खास बात क्या है, पहचान कैसे करोगे, जब ये सेंटेंस के हमेशा शुरू में हो तभी इन्वर्जन लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना। क्लियर? जैसे आप कहते हो आई हार्डली गो देयर, देखो हार्डली कहाँ पर है, बीच में है, कोई इन्वर्जन नहीं है। ठीक है? इन्वर्जन कब फॉलो करेंगे, जब ये बिगिनिंग में होंगे। खास बात है ये इसकी, जब ये सेंटेंस के शुरू में होंगे तभी इन्वर्जन लगता है। ठीक है? तो ये देखिए नो सूनर शुरू में है ना, अब यहाँ पर इन्वर्जन फॉर्म बनाओ, क्या बनाओगे, ये है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। ही के हिसाब से क्या भरोगे, डज, और ही सब्जेक्ट हो गया, और सी हमारा मेन वर्ब फ्री होकर के बेस फॉर्म में चली गई। तो सही तरीका क्या होगा, नो सूनर डज ही सी हिज फादर देन ही स्टॉप्स स्मोकिंग। अब ये सेंटेंस ठीक हुआ। समझ आई कहानी? भाई ये देखो इन्वर्जन तो टेंस के हिसाब से ही लगेगा ना, अभी मैं पास्ट का भी एग्जाम्पल बना के दिखा दूंगी। अभी सिर्फ ये देखो, नो सूनर डज ही सी हिज फादर देन ही स्टॉप्स स्मोकिंग, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं लगाना। स्टॉप्स यहाँ पर क्या है, सिंपल एसवीओ कॉम्बिनेशन है। इन्वर्जन सिर्फ तब लगाना है जब नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत हुई हो। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे, हार्डली जब सेंटेंस के शुरू में आएगा, स्कार्सली जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तभी इन्वर्जन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है? तो बहुत ही अच्छी पहचान है कि ये आपको सेंटेंस के शुरू में मिलेंगे। ठीक है? अब देखो एक पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं। ये कब की बात है कि वो जब भी अपने पिताजी को देखता है स्मोकिंग बंद कर देता है। पास्ट टेंस हम कब यूज करते हैं बच्चे, रूटीन एक्शन से हटकर जब काम हुआ हो, रूटीन एक्शन से हटकर जब काम हुआ हो। अब तुम्हें पता ही है, स्मोकिंग सीख रहे हो तो जगह भी तो ऐसी ढूंढोगे ना जहाँ पर घर वालों का आना जाना ना हो। तो एक दिन रूटीन एक्शन से हटकर क्या काम हुआ, पिताजी को जैसे ही उसने देखा स्मोकिंग बंद कर दी। पास्ट टेंस का एग्जाम्पल हो गया, जैसे ही उसने पिताजी को देखा स्मोकिंग बंद कर दी। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, पेपर में वो लिखेगा नो सूनर ही सा हिज फादर, और पास्ट टेंस बना दो आगे, देन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। इनएक्शन से हटकर काम हो गया। अब देखो बच्चे इंपॉर्टेंट बात, वो क्या करेगा, इस पार्ट को अंडरलाइन कर रहा है। पहला कह रहा है कि इस जगह पे क्या लिखा जाएगा, कह रहा है जी यहाँ पर आएगा नो सूनर सा ही। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर आएगा नो सूनर डिड ही सी। चौथा ऑप्शन क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चौथा ऑप्शन इसका, नो सूनर डज ही सी। अब बताओ क्या आंसर करोगे, इसको चौथा बना दो इसका, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। सी और डी कह रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले तो नो इम्प्रूवमेंट को खत्म करो, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट तो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि नो सूनर शुरू में है तो आगे इन्वर्जन चाहिए होगा। तो सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर देखो बच्चे, डज जिस पार्ट को अंडरलाइन किया है वो पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट इसका आंसर नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि इसे आगे वाले सेंटेंस से भी तो मैच बनाना है। आगे तो स्टॉप्ड लिखा हुआ है, V2 है। अगर ये V2 है तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। ए को इसलिए एलिमिनेट कर रही हूँ क्योंकि नो सूनर सा ही, ऐसे तो नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चे बी, नो सूनर डिड ही सी। क्या बन जाएगा, नो सूनर डिड ही सी हिज फादर देन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल हो। क्लियर? आपने टेंस में एक चीज और भी पढ़ी हुई है कि पहले पिताजी को देखा फिर स्मोकिंग बंद करी। दो घटनाएं हुई, दोनों ही पास्ट में हुई। पहले नंबर पे होने वाली घटना को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। मैंने टेंस में कैसे पढ़ाया था आपको कि भाई वो एग्जाम्पल बहुत सारे कराए थे मैंने, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो गई थी, थिएटर पहुंचने से पहले मूवी शुरू हो गई थी,
मेरे गांव जाने से पहले मेरी खबर पहुंच गई थी। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने वहां पर करे हुए हैं। तो अब ये देखिए कि दो घटनाएं जब पास्ट टेंस में हुई होंगी तो कैसे बना दिया हमने, V2 कर दिया, डिड उसकी हेल्पिंग वर्ब बना के इन्वर्जन बना दिया। अब हम बनाते हैं एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट। तो कैसे लिखेंगे इसको, मान लो पेपर में ऐसे लिख दिया बच्चे, नो सूनर he had seen his father then he stopped smoking। पहले पिताजी को देखा या पहले स्मोकिंग बंद करी, बताइए। पहले देखा, पापा को पहले देखा फिर स्मोकिंग बंद होगी, ठीक है। तो जो काम देखने का पहले हुआ दैट इज पास्ट परफेक्ट, हैड सीन। अब करेक्शन क्या करेंगे, में तो क्या चाहिए होगा, इन्वर्जन चाहिए होगा। और इन्वर्जन कब बनेगा, घुमा दो, नो सूनर हैड ही सीन हिज फादर, नो सूनर हैड इधर ही इधर, बन गया इन्वर्जन। बात समझ आई भाई। जैसे देखो मान लो ये सेंटेंस आपने बुक में देखा, आपने पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ी, आपने क्या देखा कि भाई हेड पहले आएगा ही बाद में आएगा, ऐसा ही लिखते हैं ना पेपर वाले किताबों वाले। अब तुम कंफ्यूज हो जाते हो भाई हेड पहले क्यों आएगा। अब आपको पता होगा कि नो सूनर जब सेंटेंस के बिगिनिंग में है तो आगे इन्वर्जन लगाना है, और इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, नो सूनर हैड ही सीन हिज फादर देन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो आई होप कि नो सूनर और देन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ी, नो सूनर देन का जोड़ा बनाता है, कौन सा देन, THAN, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब जब ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे आगे हमेशा इन्वर्जन फॉलो होगा, क्लियर। इसी का नेक्स्ट पढ़ाती हूँ, देखो अभी हार्डली वाला पॉइंट पढ़ो, नेक्स्ट जोड़ा नोट करो, हार्डली हमेशा व्हेन का जोड़ा बनाएगा। तो सबसे पहली एरर तो क्या आ जाएगी, वो हार्डली के साथ देन लिखे, गलत है, THEN लिखे, गलत है, ठीक क्या है, व्हेन, ठीक है, हार्डली व्हेन। जैसे आप कहते हो कि मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि बारिश स्टार्ट हो गई, बोलते हो ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो वही है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे तो क्या फॉलो होगा, इन्वर्जन, ठीक है। तो लिखो एक एग्जाम्पल, हार्डली, और इसी के साथ चाहो तो बच्चों स्कार्सली और लिख लो, अलग से एक और जोड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हार्डली के नीचे ही लिख दो स्कार्सली, और ये दोनों ही जोड़ा व्हेन का बनाते हैं, ठीक है, अलग से पॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा। अब लिखो इसका एग्जाम्पल, हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, व्हेन ट्रेन। अब अगर हम यहाँ पर देखें, बच्चा पढ़ के गया कि हार्डली जोड़ा बनाता है व्हेन का, मैंने भी बना दिया, लेकिन एरर क्या है, हार्डली इधर, आई इधर, हार्डली हैड आई हैड नहीं, हार्डली हैड आई, समझ आई कहानी, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, क्लियर जी, कर लोगे। तो ये नेक्स्ट जोड़े हमारे क्या थे, हार्डली और स्कार्सली व्हेन का जोड़ा बनाते हैं, नो सूनर हमेशा देन का जोड़ा बनाता है, ठीक है, नो सूनर हमेशा देन का जोड़ा बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो एक छोटा सा जोड़ा और करा देती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि मैंने ये एडजेक्टिव में भी पढ़ा है आपको, बस मेंशन कर लो एक बार, एज का भी जोड़ा बनाता है और एज सो के साथ भी जोड़ा बनाता है, एज सो एज। खास बात क्या ध्यान रखनी है, एज का जोड़ा पॉजिटिव सेंटेंस में भी बना सकते हो और नेगेटिव में भी, बोथ आर करेक्ट, लेकिन सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
एडजेक्टिव में ये पढ़ते हैं कि एज एज सो एज गिवन हो तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड विद एज एज और सो एज, ये एडजेक्टिव का पॉइंट हो जाएगा। आज क्योंकि हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि एज एज के साथ जोड़ा कब बनाए और सो एज के साथ कब जोड़ा बनाए। तो बहुत ही सिंपल सी पहचान है पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। कैसे देखो, आप क्या क्या लिख सकते हो वो देख लो। अगर मैं ये कहूँ राम इज एज स्मार्ट एज आई, ठीक है। अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाऊं, राम इज नॉट एज स्मार्ट एज आई, ठीक है। एक और लिखेंगे, राम इज नॉट सो स्मार्ट एज आई। और अगर वो यहाँ पर लिख देता राम इज सो स्मार्ट एज आई, कौन सा सेंटेंस गलत होगा? लास्ट वाला। आपने जैसे ही देखा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में सो एज कभी आता ही नहीं। अब हम इसको ठीक करना होता तो कैसे करेंगे, सो काट देंगे, एज लिख देंगे। एज तो यूज हो ही सकता है पॉजिटिव, क्लियर। और क्या क्या ठीक है, हाँ सेकंड तो ठीक है ही, बट इस सेंटेंस को हम नोट लगा के तो नहीं कराएंगे ना। सुनो ध्यान से, एज सेंटेंस का टाइप कैसा है, पॉजिटिव, यूज कर सकते हैं। सेंटेंस का टाइप है नेगेटिव, नोट की वजह से, नोट में भी एज तो लग ही सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होता है ये। नेक्स्ट देख रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस है तो एज बन सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, सेंटेंस का टाइप पॉजिटिव था और अगला लिख रहा था सो, ये गलत था। तो हमने कैसे ठीक कर देना है, अब सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाएंगे, सो की जगह एज लिख देंगे, क्लियर। ये आपसे पूछी जाती है एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपसे पूछेगा यहाँ पर स्मार्ट आएगा, स्मार्टर आएगा या स्मार्टेस्ट आएगा, तो आप क्या कहोगे, स्मार्ट आएगा। एज और सो एज से जब जब कंपैरिजन की जाती है तो हमेशा यूज होता है पॉजिटिव डिग्री, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो आपको यूज करना होगा स्मार्ट, पॉजिटिव डिग्री। ये मैं एडजेक्टिव में लिखवाऊंगी, ठीक है। जब प्रोनाउन पढ़ते हो, ये जो सेंटेंस है ना ये वाला, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप इसको एज से जोड़ रहे हो, इसको बोलेंगे कंजंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आज हम पढ़ रहे हैं। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट आएगा, ये पूछेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो यहाँ पर एज के बाद मी लिख देता तो ये प्रोनाउन की एरर हो जाती। हम ये कहते कि इस सेंटेंस में 2 बंदे हैं तो दोनों का सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। छोटे से दिखने वाले सेंटेंस में ग्रामर के 3 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्लियर है। आज के लिए इतना बच्चों, ठीक है। एक बार मैं सम अप कर देती हूँ, कल की क्लास में मैं इसे पूरा कर दूंगी, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम कर लेंगे। 2 या 2.5 क्लास लगेंगी हार्डली इसकी, तीसरी क्लास में तो प्रॉब्लम सेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो कैसे समझा हमने, एक बार मैं सम अप कर दूँ पूरे चैप्टर को। सबसे पहले हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो की 5 बातें सीखी। आफ्टर दैट ईदर और का जोड़ा बनाता है, नीदर नोर का बनाता है। उसके बाद हम आ गए थे नो सूनर देन का जोड़ा बनाता है, हार्डली और स्कार्सली व्हेन का जोड़ा बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एज को लेता है, सो एज को लेता है। बहुत थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है, इसको कंप्लीट पढ़ो जाके, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों, सारी की सारी एक एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी, तो उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। जब भी टाइम मिलता जाएगा आपको वीडियोस मिलते जाएंगे उसके, ठीक है। हाँ, एक बार कमेंट करके ये बताओ कि जो मैंने आज स्क्रीन रिकॉर्डर से बना के डाले थे वो समझ आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। एक बार अपना रिव्यू करो उसको, जो मैंने आज स्क्रीन रिकॉर्डर से बना के आपकी प्रॉब्लम्स डाली थी, 3 छोटे छोटे वीडियो डाले थे। कोई नहीं, ग्रुप में बता देना, ठीक है। वो आपको समझ आ गए थे कि नहीं, ग्रुप में बता देना मुझे, कर दो।